नमस्कार। आज धनतेरस है। आज हम धनतेरस के दिवस के अवसर पर भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं। जैसा आप सबको मालूम है, आप सब जानते हैं कि कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस तिथि से धनतेरस के नाम से इसको जाना जाता है। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और आरोग्य का देवता माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। समुद्र मंथन से निकले भगवान धन्वंतरी के हाथों में कलश था। इसी वजह से दिवाली के 2 दिन पूर्व भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन को धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन भारत शासन के निर्देशानुसार विगत 4 वर्ष से राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाता है। कई जगह 13 तारीख को धनतेरस मनाई जा रही है, कई जगह 12 तारीख को मनाई जा रही है, लेकिन बॉम्बे में आज ही के दिन धनतेरस मनाई जा रही है। उसके उपलक्ष्य में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का रूप कहा जाता है। ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि 2 अन्य भुजाओं में से एक में जलौका और औषधि का धारण किए हुए हैं और दूसरे में अमृत कलश लिए हुए हैं। इनका प्रिय धातु पीतल माना जाता है। इसलिए धनतेरस को पीतल आदि के बर्तन खरीदने की प्रथा है। एक लोकोक्ति के अनुसार एक दूत ने यमराज से प्रश्न किया, अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय है क्या? इस प्रश्न के उत्तर देते हुए यम देवता ने कहा कि जो प्राणी धनतेरस की शाम यम के नाम पर दक्षिण दिशा में दिया जलाकर रखता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। और इसी मान्यता के अनुसार धनतेरस के शाम को लोग आंगन में यम देवता के नाम पर दीप जलाकर पूजन करते हैं। इसी दिन यम देवता के नाम पर व्रत भी रखा जाता है। धनतेरस के दिन दीप जलाकर भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं तथा स्वास्थ्य एवं सेहतमंद बनाए रखने की प्रार्थना भी करते हैं। तो इस तरीके से आज बहुत ही पावन दिवस है। इस अवसर के उपलक्ष्य में हम सबको धन्वंतरी की पूजन भजन अच्छी तरह करना चाहिए। कल डेंगू फीवर के बारे में चर्चा की गई थी। आज हम हाइपोएड्रेनलिज्म के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ प्रश्न हैं जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है। डॉक्टर सोनल पटेल, उनका एक पेशेंट है, कोविड इन्फेक्शन है, उनको एलोपैथिक देने से कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ है। क्या करना चाहिए? ब्रीदिंग ट्रबल है। ब्रीदिंग ज़्यादा ट्रबल हो तो सीतोपलादी चूर्ण 1-1 चम्मच 2-3 दिन में 3 बार, और इसके लिए काढ़े का प्रयोग जरूर आप करें। इसमें दालचीनी, मुलहठी, गिलोय, कंटकारी और वासा, इनका यौकुट करके काढ़ा बनाएं और पेशेंट को पिलाएं। इससे तत्काल रोगी में लाभ प्राप्त होगा। ये कफोलवण सन्निपातक ज्वर से कोविड-19 की तुलना आयुर्वेद के अनुसार से करते हैं। तदनुसार इसमें सुदर्शन घनबटी 2-2 गोली दिन में 2 बार, तुलसी घनबटी 2 गोली सुबह शाम, इसका भी प्रयोग ऐसे के पेशेंट में करना चाहिए। ज़्यादा तकलीफ हो तो श्वास का चिंतामणि, टंकण भस्म और श्रृंग भस्म का प्रयोग भी आप ऐसे पेशेंट में कर सकते हैं। डॉक्टर बलविंदर सिंह, उनका पेशेंट है, बहुत ही दुर्बल है, सारे शरीर में दर्द होता है। बलवर्धक दवा देने से रोग में वृद्धि होती है। पतले दस्त होते हैं,
27 साल की उम्र है, हम चाहते हैं कि पंचकर्म कराएं। तो सबसे पहले जो पतले दस्त हो रहे हैं उसकी चिकित्सा करें। कुटन घनबटी, अमीबिका बटी या गंगाधर चूर्ण का प्रयोग करके पहले दीपन पाचन औषधि दे करके फिर स्तंभक औषधि दे के अतिसार को कंट्रोल करें सबसे पहले। इसके अलावा जब पतले दस्त बंद हो जाएं, दीपन पाचन अच्छा हो, खाना रुचिकर हो, तब उसको बल्य आहार का सेवन कराएं और फिर बाद में पंचकर्म की सोचें। ऐसी अवस्था में वाह्य अभ्यंग और वाह्य सुदन करें और साथ में जो सिद्ध वस्ती है, यवकोल कुलत्थानाम क्वाथा मागधिका मधु, सिद्ध वस्ती का प्रयोग करें। मेरी किताब में है, आप उसमें देख सकते हैं। सिद्ध वस्ती है या बलवर्धक वस्ती, रसायन वस्ती, यापन वस्तियों का प्रयोग करना है, क्योंकि पेशेंट कमज़ोर है, इसलिए वमन विरेचन अभी न कराएं जब तक पेशेंट में ताकत ना आए। डॉक्टर बलविंदर सिंह ने जो अपने पेशेंट की चर्चा की है, ऐसी अवस्था में पिच्छावस्ती का प्रयोग कर सकते हैं। औषधियों में बोलबद्ध रस, सूत शेखर, बोलबद्ध रस 250 मिलीग्राम, सूत शेखर 125 मिलीग्राम, पंचामृत। डॉक्टर सोनल पटेल, इनका प्रश्न मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन इन्होंने एंटीडोट, जो मैंने इसको पढ़ा और देखा, इसके माने होता है विषहर औषधि, a medical substance that is used to prevent a poison or a disease from having on effort, उसी को विषहर औषधि कहा जाता है। Anything that help you to deal with something which is unpleasant, तो उसके लिए जो प्रयोग किया जाता है एंटीटोड। जैसे हम वत्सनाभ का प्रयोग करते हैं तो टंकण एंटीटोड देते हैं। अगर ये प्रश्न आपका है तो इसका उत्तर यही होगा, एंटीटोड माने विषहर औषधियाँ देना। सोनल पटेल, डॉक्टर सोनल पटेल का प्रश्न है, चिकनगुनिया पर एक व्याख्यान दीजिए। मैं चिकनगुनिया पर व्याख्यान दे चुका हूँ, आगे भी प्रयास करूँगा कि इस पर एक व्याख्यान दूँ, लेकिन आपकी जानकारी के लिए चिकनगुनिया निश्चित है वायरल डिसीज़ है। 1 हफ्ता तक तो जो लाक्षणिक चिकित्सा है वो करना है, लेकिन उसके पश्चात आमवाद जैसे लक्षण उत्पन्न होते हैं, आमवाद की चिकित्सा ही करना है। आगे चर्चा करेंगे। डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी जी, उनको व्याख्यान अच्छे लगते हैं। उन्होंने कहा वेल एक्सप्लेन्ड डेंगू फीवर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप बड़े ध्यान से व्याख्यानों को सुनते हैं। अनुराधा जी का कहना है, कैशोर गुग्गुल क्या विबंध कारक है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन किसी किसी पेशेंट में हो सकता है। ऐसी अवस्था में एरंड भ्रष्ट हरित की रात में दे दें। लेकिन स्किन डिसीज में हम देते हैं कैशोर गुग्गुल, तो निश्चित रूप से मोशन तो क्लियर होना ही चाहिए। यदि कैशोर गुग्गुल देने से कॉन्स्टिपेशन होता है तो एरंड तैल या अमलता से गुदा या एरंड भ्रष्ट हरिति का प्रयोग आप कर सकते हैं। डॉक्टर सुधा शर्मा, उनका पेशेंट है 62 इयर्स का, वो डायबिटिक है। रात्रि में वक्ष प्रदेश में स्वेद अधिक आता है, एसी भी चलाते हैं तो भी पसीना आता है, जम्हाई अधिक आती है और आंसू भी निकलना चालू कर देते हैं। तो निश्चित रूप से डायबिटीज़ की भी व्यापद हो सकते हैं। डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए यदि रोगी बलवान है तो निश्चित रूप से इसमें संशोधन चिकित्सा करते हैं, और रोगी बलवान नहीं है, अल्प बल वाला है, अल्प दोष वाला है, तो वहाँ पर संशमन औषधियाँ का प्रयोग करते हैं। स्थूला प्रमेही बलवान है कहा, कृशस्थैका परिदुर्बलस्यो संब्रह्मणम तत्व कृशस्य कारम संशोधम दोष बलाधिकस्यो संशोधम नाहरति प्रमेहि तस्य क्रिया संसमनि प्रयोज्याः मंथा कषाया यवचूर्णलेयाः प्रमेह शांति लक्वस्य भक्षाः। तो बलवान रोगी में वमन विरेचन और प्रमेहग्न वस्ति
प्रमेह अगरबत्ती बहुत उपयोगी वस्तु है, इसका प्रयोग भी आपको करना चाहिए। ये सिद्ध स्थान 8 श्लोक नंबर 8 में उल्लेखित है। पसीना अधिक आता है तो चंद्र प्रभावटी 2-2 गोली दिन में 2 बार प्रयोग करें। जम्हाई आना ये कफ का लक्षण है, तो निश्चित है कफाधिक होगा। ऐसी अवस्था में चूँकि डायबिटीज़ भी है, ऐसी अवस्था में मामज्जक घनबटी और गुड़मार घनबटी ये 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन कराएं। इसके अलावा बसंत कुसुमाकर रस 60 मिलीग्राम, शिलेज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, त्रिवंग भस्म 250 मिलीग्राम ये दिन में 2-3 बार गर्म पानी या गर्म दूध के साथ सेवन कराएं ताकि डायबिटीज़ कंट्रोल रहे। मधुमेहारी चूर्ण, डायबेकॉन हिमालय का आता है 2 सुबह शाम को, एमरी प्लस ग्रेन्यूल्स और एमरी प्लस कैप्सूल ये एमिल फार्मास्यूटिकल के आते हैं, ये भी बहुत ही अच्छे हैं, डायबिटीज़ में अच्छा लाभ प्रदर्शन करते हैं। डॉक्टर राजवीर सैनी, उन्होंने आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट पूछा है। आर्थराइटिस कई प्रकार का होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस, अनेक प्रकार से संधियों में वेदना होती है, तो उसको डायग्नोज करके ट्रीटमेंट देना है। यदि आकुंचन प्रसारण में वेदना है, जानू प्रदेश में कड़कड़ आवाज़ आती है, कटकट की आवाज़ आती है, सूजन नहीं है या बहुत कम है और दोनों जानू प्रभावित हैं, तो समझ लीजिए ये संधिवात है। लेकिन यदि संधियों में सूजन हो, जानू संधि के साथ एंकल ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट आदि भी प्रभावित हो और स्वेलिंग भी हो, कभी वेदना लेफ्ट साइड ज़्यादा होगी, कभी राइट साइड ज़्यादा होगी, वेदना परिवर्तनशील होगी, तो समझ लीजिए आम बात है। उसको देख के ट्रीटमेंट करें। यदि संधिवात है तो इसमें ब्राह्मण चिकित्सा करना है, शोधन चिकित्सा नहीं। वाह्य अभ्यंग, जानुवस्ती, जानुधारा, पत्रपिंड श्वेत और इसके अलावा मात्रावस्ती, अनुआसन वस्ती, तैल वस्ती, नारायण तेल, दशमूल तेल आदि की 30 ml भोजन के बाद 20-21 दिन तक लगातार आप दे सकते हैं। इसके अलावा इसमें औषधियों में मुक्तापुराल पंचामृत 125 मिलीग्राम, महावाद विध्वंसन 125 मिलीग्राम और बृहदवाद चिंतामणि 60 मिलीग्राम, ये एक मात्रा है। ऐसे दिन में 2 या 3 मात्रा दीजिए। आम बात हो तो 15 दिन तक वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन न करें, बल्कि बालू का स्वेद करना चाहिए। लेकिन 1 महीने के ऊपर का आम बात हो तो उसमें एंकिलोसिस जैसा डेवलप होने लगता है, ऐसी अवस्था में पत्रपिंड स्वेद करना चाहिए। औषधियों में सीनाद गुग्गुलू 2-2 गोली दिन में 2 बार, आम वातारी रस 250 मिलीग्राम, महावाद विध्वंसन 250 मिलीग्राम, अग्नि कुमार रस 125 मिलीग्राम, ये ऐसी दिन में 3 मात्राएं पेशेंट में सेवन कराएं। आम बात हो तो चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार पहले दीपन पाचन पंचकोल काढ़े का सेवन कराएं, आभ्यंतर स्नेहपान कराएं त्रिफला घृत से या त्रिउष्णाद्य घृत से, और फिर विरेचन करा दें। विरेचन करने के पश्चात फिर वस्ती प्रारंभ करें। इसमें क्षारवस्ती, पंचकोल क्षारवस्ती, वैतरणी वस्ती अत्यधिक उपयोगी है। अनुवासन के रूप में सैंधवादी तैल का प्रयोग कर सकते हैं। लंघनम स्वेदम तिक्तम दीपना निकटून च विरेचनम स्नेहपानम वस्तिश्चाम मारुते सैंधवाद्यन अनुवासस्य क्षारवस्ते प्रशस्ते आम वाते पंचकोल सिद्धम पानान्नम स्ते रुक्षाशदो विघातव्यो बालू का पुटकता। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है आम बात का, इसको निरंतर करें। एरन तेल का कल्प विधि से प्रयोग करें, इससे भी आम बात जाता रहता है। पहले दिन 5 ml, फिर 10 ml, फिर 15 ml, 16 ml, 20 ml, 25 ml, ऐसा बढ़ाते हुए 100 ml तक ले जाएं और फिर 100 ml से फिर घटाते हुए 5 ml तक लाएं। ऐसा कल्प करें। कल्प के समय लघु आहार का सेवन कराएं, खिचड़ी है, दलिया आदि का सेवन करें। हैवी मटेरियल, हैवी भोजन जैसे बेसन है, मैदा है, गरिष्ठ भोजन है, इसका सेवन कतई नहीं करना चाहिए।
तो इस तरीके से आप पेशेंट का करेंगे। इसमें पत्रपिंड श्वेत भी कर सकते हैं जब एंक्लोसिस का डेवलपमेंट हो जाए, और वस्ती मैंने बताई। तो ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। पंचकोल काढ़े का तो प्रयोग हर समय करना चाहिए, प्रारंभ में भी, मध्य में भी और अंत में भी। पंचकोल की औषधियाँ आम बात के लिए रामबाण साबित होगी। हमारे साथ डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, डॉक्टर प्रकाश सिंह, डॉक्टर उषा तबानी, डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा, डॉक्टर महेंद्र चतुर्वेदी, डॉक्टर हरजीत सिंह, डॉक्टर लोकेश शर्मा, डॉक्टर सुकुमार जोशी, डॉक्टर राकेश वर्मा, डॉक्टर रजनीश शर्मा, अर्चना जायसवाल जी, मनोरंजन साहू, गौरव जी, सुनील कुमार जी, आर.बी. प्रजापति जी, आर्य विश्वकर्मा, कुलदीप कुमार जी, संदिंदर पाल जी, परेश मन्या, शिल्पा पालस्कर, मणिभूषण जी, मोडक्कर वासु, विनय मित्तल जी, योगेश महाजन, मनीष खरे, कुलदीप कुमार जी और मोहम्मद शाहिद, ये भी हमेशा जुड़े रहते हैं। हम मेरे अच्छे मित्र हैं और बहुत अच्छा काम पंचकर्म का कर रहे हैं। अब आइए, हाइपो एड्रेनलिज्म, जब सुप्रारीनल ग्लैंड की जो हार्मोन्स हैं वो कम हो जाते हैं तो उसमें क्या क्या व्याधि हो सकते हैं, क्या लक्षण उत्पन्न हो सकते हैं, आज उस पर चर्चा करेंगे। सुप्रारीनल ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड के स्राव के हीन योग का प्रमुख कारण है पर्याप्त मात्रा में हार्मोन का निर्माण न होना। हार्मोन्स का निर्माण कम मात्रा में होता है और इसकी वजह से हाइपोएड्रेनलिज्म नामक व्याधि हो जाती है। अथवा पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सुप्रारीनल ग्लैंड के उत्तेजक हार्मोन ACTH की कमी होना। जब पिट्यूटरी ग्लैंड ACTH नामक हार्मोन्स को कम पैदा करती है और इसका कार्य है सुप्रारीनल ग्लैंड को उत्तेजित करना, तो उत्तेजित करना कम हो जाता है और इसकी वजह से व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। हाइपर एड्रेनलिज्म के कारण मुख्यतः दो व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। पहला है प्राइमरी एड्रिनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी, जिसको एड्रिनल क्राइसिस भी कहते हैं। दूसरा है एडिसन्स डिसीज, इसे प्राइमरी एड्रिनोकॉर्टिकल फेल्योर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार की व्याधियां स्राव के कम होने से उत्पन्न होती हैं। पहला है प्राइमरी एड्रिनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी, जिसको एड्रिनल क्राइसिस भी कहते हैं। एडिसन्स डिसीज, इसे प्राइमरी एड्रिनोकॉर्टिकल फेल्योर भी कहा जाता है। तो पहले हम प्राइमरी एड्रिनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी के बारे में चर्चा करते हैं। पुनः ये दो प्रकार के हैं। पहला है एड्रिनल क्राइसिस और दूसरा है प्राइमरी एक्यूट एड्रिनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी। दो प्रकार के व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं, एड्रिनल क्राइसिस और दूसरा प्राइमरी एक्यूट एड्रिनोकॉर्टिकल इनसफिशिएंसी। सुप्रारीनल ग्लैंड के हार्मोन्स में अचानक न्यूनता उत्पन्न होने के कारण प्रमुख कारण निम्नानुसार है। किस कारण से स्राव कम होता है सुप्रारीनल ग्लैंड से, उसके मुख्य कारण मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों एड्रिनल ग्लैंड को शल्य क्रिया के द्वारा निकाल दिया जाना किसी कारण से, हाइपरटेंशन लगातार बना रहना, ब्रेस्ट कैंसर हो उसकी चिकित्सा जब करते हैं तो पर भी ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। सेप्टिसीमिया, टॉक्सिसिटी शरीर में हो जाए किसी कारण से, सेप्टिसीमिया हो जाए, तब एड्रिनोकॉर्टिकल जो हार्मोन्स हैं उनका स्राव कम हो जाता है। सीवियर हेमोरेज हो जाए, स्टेरॉइड चिकित्सा को अचानक बंद कर दिया जाए तो भी तकलीफ हो जाती है। और एक्यूट एंजाइटी हो,
लगातार एंग्जाइटी रहता हो पेशेंट में, तब भी इस प्रकार की व्याधि हो सकती है। इसके अलावा जो सामान्य लक्षण हैं, एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन्स में सद्या न्यूनता का मुख्य कारण है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एवं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की कमी होना। ये दो हार्मोन्स हैं जो कम होते हैं, उसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड जो है हार्मोन्स की न्यूनता हो जाती है। पहला है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एवं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की कमी होना है। इसके लक्षणों में अचानक लो बीपी हो जाता है, हाथ पैर ठंडे लगने लगते हैं। ऐसा आपने देखा होगा अपने पेशेंट के साथ, लेकिन हमें कल्पना भी नहीं होती है कि इसमें ये हाइपोएड्रिनलिज्म के कारण लो बीपी हुआ। इसलिए हमेशा ऐसे पेशेंट आए और ठीक ना हो तो पूरे जो डक्टलस ग्लैंड्स के परीक्षण है वो जरूर कराना चाहिए। हाथ पैर ठंडे हो जाना तथा नीलाभ, जिसको साइनोज्ड कहते हैं, साइनोज्ड हो जाना, कभी कभी नासिया वोमिटिंग भी हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, मूर्छा, सिनकोप। तो आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की व्याधियां हैं, तो लक्षणानुसार चिकित्सा आपको यहाँ पर करनी है। मुख्य लक्षण है लो बीपी का होना, हाथ पैर ठंडा होना, साइनोज्ड हो जाना, नासिया वोमिटिंग और डायरिया और सिनकोप। तो सबसे पहले तली मली चीज़ें, विरुद्ध आहार का सेवन, निदान परिवर्जन करें, दिनचर्या ठीक से पालन करें, लाक्षणिक चिकित्सा पेशेंट में करना चाहिए, पथ्य का सेवन करें। सामान्यतः हम लोग कृष्ण चतुर्भुज रस 125 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम और शुद्ध कुपीलू 125 मिलीग्राम। फिर से रिपीट करता हूँ, कृष्ण चतुर्भुज रस 250 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, शुद्ध कुपीलू 125 मिलीग्राम, इन तीनों को मिलाकर शहद के साथ सेवन कराएं। सिद्ध प्राणेश्वर 125 मिलीग्राम, प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, शुद्ध कुपीलू 125 मिलीग्राम। ये मैं आपको रिपीट किया पुनः, ये बड़ा अच्छा योग है। इसके अलावा सिद्ध प्राणेश्वर 125 मिलीग्राम, मयूर पिच्छ भस्म 250 मिलीग्राम, नागराध्य चूर्ण 2.5 ग्राम। इस शहद के साथ दिन में 3 बार इसका प्रयोग करें। इसके अलावा बृहद चिंतामणि 60 मिलीग्राम, बृहद कस्तूरी भैरव 60 मिलीग्राम और प्रवाल पिष्टी 250 मिलीग्राम, ये शहद के साथ इसका सेवन कराएं, इससे भी तत्काल लाभ प्राप्त होता है। आश्वारिष्ट में जीरकार्यरिष्ट और पिपल्यासो 2-2 चम्मच और 4 चम्मच पानी भोजन के बाद दोनों टाइम। षडंग पानी का भी प्रयोग करें, इसमें मूर्छा में, त्वचा में लाभ प्राप्त होगा। गंगाधर चूर्ण, अगर अतिसार हो तो गंगाधर चूर्ण, कुटज घनबटी, अमीबिका बटी का प्रयोग करें। दुर्बलता की अवस्था में च्यवनप्राश, ब्राह्मी अवले का प्रयोग करें। और शरीर तंदुरुस्त बने, प्रभावी बने, उसके लिए सर्वांग अभ्यंग और सर्वांग श्वेत भी कराना चाहिए। मूर्छा होने पर अवपीड़न या धमापन्नस्य और उद्वर्तन कराएं। पंचकोल क्वाथ का भी प्रयोग हमें कराना चाहिए। अगर हाइपरटेंशन मतलब हाइपोटेंशन है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो निश्चित है आपको बृहद चिंतामणि, बृहद कस्तूरी भैरव इसमें देना पड़ेगा, लक्षणानुसार, चिकित्सा के अनुसार। नासिया वोमिटिंग है तो मयूर पिच्छ भस्म, प्रवाल पिष्टी आदि का सेवन कराना पड़ेगा। वोमिटिव सिरप भी आता है, वोमिटिव टैबलेट भी आता है, इसका भी प्रयोग आप करें। डायरिया है तो तत्काल आपको रुकना पड़ेगा, इसके लिए गंगाधर चूर्ण, कुटज घनबटी, अमीबिका बटी का प्रयोग कर सकते हैं। मूर्छा हो तो यहाँ धमापन्नस्य, तीक्ष्णस्य का सेवन करें, जिससे मूर्छा उसको जाती रहे। इसके अलावा शीतल उपचार करें। तो इस तरीके से लक्षणानुसार चिकित्सा इसमें हमें करनी चाहिए। तो इस तरीके से हाइपोएड्रिनलिज्म की जो जरूरी बातें थी मैंने आपको बताई।
आप समय पर उपस्थित होकर के कार्यक्रम को सुन रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। आज 3 जगह वेबिनार था। एक तो 10:30 से था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया CCRS ने आयोजित किया था, उसमें भाग लिया। फिर 1 बजे से एक कार्यक्रम था बम्बई में, जो आयुर्वेदिक कॉलेज है, YMT आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, उनके द्वारा पंचकर्म विषय पर वेबिनार किया था, उसमें सम्मिलित हुआ। फिर आपके समक्ष 4 बजे उपस्थित हुआ। आज दिन भर व्याख्यानों की श्रेणी होती रही है और आपका प्रेम है कि ये 4 बजे कार्यक्रम में छोड़ता नहीं हो। चूँकि आप सब उपस्थित होते हैं, ये मेरा सौभाग्य है। कल फिर हम इसी पर उपस्थित होंगे। कल भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं, हो सकता है कल उपस्थित ना हो पाए तो कल की छुट्टी समझिए, क्योंकि 1 बजे से बहुत सारे कार्यक्रम हैं। सुबह कार्यक्रम है, शाम को भी कार्यक्रम है। तो कल आप आनंद उठाइए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का। उसके उपलक्ष्य में कई वेबिनार और सेमिनार हो रहे हैं, उनका अवलोकन करें। कल के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। परसों फिर हम इसी वक्त इसी समय उपस्थित होंगे। सबको नमस्कार। जय आयुर्वेद।